हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रितेश। गाइस, हाउ टू सेव इनकम टैक्सेस इन 2022 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास करके बात अगर सैलरीड पर्सन की आती है तो सैलरीड पर्सन काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं इस चीज को लेके, बिकॉज उनका जितना भी टैक्स अमाउंट होता है वो पहले ही उनकी सैलरी से सीधे काट लिया जाता है टीडीएस के फॉर्म में। तो उनका टैक्स वो किस तरीके से सेव कर सकते हैं और सबसे पहले तो उनका टैक्स कैसे कम कटे, ये इस पे हम बात करेंगे। और अगर टैक्स कट चुका है तो उसको आप किस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग के थ्रू उसका रिफंड ले सकते हैं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें हम बहुत बेसिक से चलेंगे। लाइक आपका फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, आप किस तरीके से आपका सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है और आपकी कैलकुलेशन कैसे होती है, किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं टैक्सेस, कौन सा फॉर्म भरना है, सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर ये दोनों का क्या मतलब होता है, ये कौन से ईयर होते हैं और किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए गाइस, फाइनेंशियल ईयर जो होता है ये वो साल होता है जिसमें आप अपनी इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि आप जिस साल में पैसा कमाते हैं उस साल को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ये अगले साल की 31 मार्च तक चलता है। अब बात करते हैं अगर असेसमेंट ईयर की, तो असेसमेंट ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर का ठीक अगला साल असेसमेंट ईयर कहलाता है और यही वो साल होता है जिसमें आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है और आपका जो भी टैक्स वगैरह होता है आपको इसी साल में पे करना होता है। आपका जो असेसमेंट ईयर होता है वो भी 12 महीने का ही होता है, यानी कि ये भी 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल की 31 मार्च तक जाता है। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएं। देखिए, आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज है 23 फरवरी 2022, यानी कि अगर आज की डेट में मैं कोई इनकम जनरेट करता हूं, कोई इनकम मैं कमाता हूं या फिर 31 मार्च 2022 तक मैं कोई भी इनकम अगर कमाता हूं तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आएगा। यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक चलने वाला है। तो ये पीरियड होगा आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब जैसे ही ये पीरियड एंड होगा इसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे से आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा और आपका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक चलने वाला है। अब इस पीरियड में ही आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती है और जो भी आपका टैक्स पेबल या रिफंडेबल वगैरह बनता है तो उसको आप क्लेम करते हैं थ्रू योर इनकम टैक्स रिटर्न। सो आई होप असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको एक बात यहां पे ध्यान रखनी है कि आपको जितनी भी टैक्स प्लानिंग वगैरह करनी होती है वो आपको फाइनेंशियल ईयर में करनी होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, तो जितनी भी आपको टैक्स प्लानिंग करंट ईयर के लिए करनी है वो आपको 31 मार्च 2022 के पहले पहले तक कर लेनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसीलिए आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट समझाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जितना भी आप इसमें टैक्स प्लानिंग वगैरह करेंगे आप फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के पहले पहले तक आपको कर लेना है। अब बात करते हैं गाइस कि आपकी कॉम्पोनेंट ऑफ सैलरी क्या क्या होते हैं, यानी कि सैलरी आपकी किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। देखिए, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी जो पहले मिलती थी आपको वो आपके टोटल सैलरी का अराउंड 40-50% के बीच में होती थी, लेकिन 2022 में जो कोड ऑफ वेजेस रूल्स निकाले गए हैं उसके हिसाब से आपका अब जो मिनिमम बेसिक वेजेस हो सकता है वो टोटल सैलरी का एटलीस्ट 50% होना चाहिए। सो पहला एलिमेंट होता है आपका बेसिक सैलरी। इसके बाद आती है बात अलावेंसेस की। अलावेंसेस में आपने देखा होगा सबसे पहला अलावेंस होता है डीएनएस अलावेंस, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका हाउस रेंट अलावेंस, जो कि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में आपको देखने को मिलेगा और जो एचआरए का अमाउंट होता है तकरीबन बेसिक सैलरी का 50% तक होता है। और इसके अलावा और भी बहुत तरीके के अलावेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्पेशल अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, इस तरीके के बहुत सारे अलावेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अलावेंसेस के बाद जो अगला एलिमेंट होता है वो होता है परक्विजिट्स का। परक्विजिट्स बेसिकली एक तरीके के नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी से आपको मोबाइल फोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कई बार कार की फैसिलिटी दी जाती है, तो उनकी वैल्यू को
पर्क्स के फॉर्म में आपकी सैलरी में ऐड किया जाता है। तो ये तीनों एलिमेंट ऐड करने के बाद यानी कि आपका बेसिक सैलरी, आपका अलावेंसेस और आपकी पर्क विजिट्स, इन तीनों एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद जो आपकी सैलरी आती है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद गाइस अब बारी आती है डिडक्शंस की, यानी कि उस अमाउंट की जो आपका एम्प्लॉयर हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट करता है। डिडक्शंस में सबसे पहला डिडक्शन होता है आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का, यानी कि ईपीएफ का। ईपीएफ के फॉर्म में आपका एम्प्लॉयर हर महीने आपकी सैलरी से स्पेसिफाइड अमाउंट डिडक्ट करता है। इसके बाद आती है बारी प्रोफेशनल टैक्स की, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स हर स्टेट में नहीं करता। बेसिकली कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स है जहां पे आपका प्रोफेशनल टैक्स हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। और तीसरा सबसे मेजर एलिमेंट आता है आपका टीडीएस का, यानी कि आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी साल भर की बन रही होती है उसको मंथली बेसिस पे आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से डिडक्ट करता है। तो ये रिडक्शंस को लेस करने के बाद जो आपकी बची हुई सैलरी होती है वो होती है आपकी नेट सैलरी। सो अब गाइस बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि हाउ टू सेव योर टैक्सेस। अब देखिए गाइस, टैक्सेस सेव करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। उनमें से पहला तरीका होता है थ्रू एग्जेम्पशंस और दूसरा तरीका होता है थ्रू डिडक्शंस। सो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में फर्क क्या होता है। देखिए, जो एग्जेम्पशंस होता है वो बेसिकली आपकी जो स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम होती है उसमें से डायरेक्टली इन एग्जेम्पशंस को घटाया जाता है, यानी कि इनका बेनिफिट आपको डायरेक्टली सोर्स ऑफ इनकम से दिया जाता है। लेकिन आपके जो डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शंस आपकी टोटल इनकम में से घटाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जेम्पशंस की। एग्जेम्पशंस में गाइस सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन होता है हाउस रेंट अलावेंस का, यानी कि एचआरए का। अब एचआरए के लिए आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 1013A। अब इस सेक्शन में ये बताया गया कि आपकी जो एचआरए का टोटल अमाउंट आपने जो रिसीव करा हुआ है, या फिर 40% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, और रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये तीन लिमिट स्पेसिफाई करी गई है। अब तीनों में जो सबसे कम अमाउंट आ रहा होगा उतने तक की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है एचआरए के अंडर। सेकंड जो एग्जेम्पशन आता है गाइस वो होता है लीव ट्रेवल अलावेंस या फिर लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसको हम एलटीसी या एलटीए बोलते हैं। अब इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं तो उस केस में आपके जो ट्रैवलिंग के कॉस्ट होते हैं उसके अगेंस्ट में ये आपको बेनिफिट मिलता है और गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन क्लेम करने देती है। अब एलटीए गाइस आप कितना क्लेम कर सकते हैं ये आपको जानना जरूरी है। बेसिकली जो एलटीए होता है वो आप 4 साल के ब्लॉक में, आप किसी भी 2 साल में आप एलटीए क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 4 साल में किसी 2 साल में घूमने के लिए जाते हैं तो जितना भी आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस होने वाला है उसके अगेंस्ट में आप एलटीए क्लेम कर सकते हैं, एलटीए की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अगला जो एग्जेम्पशन होता है गाइस वो होता है सेक्शन 1014(1) के एग्जेम्पशंस। अब इस सेक्शन में आपको मल्टीपल अलावेंसेस स्पेसिफाई किए गए हैं जिनके अगेंस्ट में आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। अब बेसिकली आपको यहां पे जो जानने वाली बात है वो ये है कि इस सेक्शन में आपको जितना भी अलावेंसेस रिसीव हुआ है या फिर आपने जितना एक्चुअल में स्पेंड करा है, इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा, यानी कि दोनों में से जो कम वाला अमाउंट होगा उतने तक का आप एग्जेम्पशन 1014(1) में क्लेम कर सकते हैं। अब अगला एग्जेम्पशन होता है गाइस 1014(2) का। जिस तरीके से 1014(1) में मल्टीपल अलावेंसेस स्पेसिफाई करे गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन, उसी तरीके से 1014(2) में भी बहुत सारे अलावेंसेस दिए गए हैं जिनके अगेंस्ट में आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे फर्क ये होता है कि आप जितना भी अलावेंस आप रिसीव करते हैं या फिर इस सेक्शन में जो स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है एग्जेम्पशन की, इन दोनों में से जो लीस्ट वाला अमाउंट होगा सिर्फ उतना ही आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 1014(2). तो ये आपकी एग्जेम्पशंस की लिस्ट हो गई। अब बात करते हैं हम डिडक्शंस की। सो डिडक्शंस में सबसे पहला डिडक्शन जो आता है जो कि डायरेक्टली आपकी सैलरी से घटाया जाता है वो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस का। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है 50,000 रुपीज तक, यानी कि आपकी जितनी भी टोटल सैलरी आ रही है उस सैलरी में से आप सीधे 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी प्रूफ वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद गाइस एक अगला मेजर बेनिफिट आता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन का। बेसिकली ये कोई डिडक्शन नहीं होता, लेकिन इसका बेनिफिट हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर में क्लेम करते हैं। और यहां पे क्या होता है कि अगर आपने कोई होम लोन ले रखा हुआ है तो उस होम लोन के इंटरेस्ट का आप 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट
ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24। तो ये काफी सिग्निफिकेंट और काफी मेजर अमाउंट होता है। अब इसके बाद गाइस बारी आती है द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्शन, यानी कि सेक्शन 80C के बारे में। सेक्शन 80C में गाइस अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं, कोई पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं जो कि ईएलएसएस वगैरह होते हैं, या फिर कोई यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल इसमें इन्वेस्टमेंट्स के मोड्स दे रखे हुए हैं कि अगर आप उन मोड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सेक्शन 80C में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपीस। 1.5 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम 80C में क्लेम कर सकते हैं। काफी एक बेनिफिशियल सेक्शन होता है, और आप सभी को, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो हमेशा इसकी पूरी थ्रेशोल्ड लिमिट यानी 1.5 लाख रुपए तक का इसमें बेनिफिट आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। इसके बाद गाइस बारी आती है सेक्शन 80CCD 1B की। अब इस सेक्शन में आपको यह बताया जाता है कि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप पैसे सेव करते हैं, तो आपको 50,000 रुपीज तक का एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं, बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह प्लान करना चाहते हैं, तो आप 80CCD 1B में भी जरूर इन्वेस्ट करें। इसके बाद गाइस बारी आती है सेक्शन 80D की। 80D गाइस होता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो आप लेते हैं उसके अगेंस्ट में आपको सेक्शन 80D में डिडक्शन मिल जाता है। अब सेक्शन 80D में गाइस दो तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट तो होता है कि आप अपनी खुद की फैमिली, यानी कि आप सेल्फ, स्पाउस और अपने चिल्ड्रंस के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो उसके लिए आप 25,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट होता है कि अगर आप पेरेंट्स के लिए, यानी कि अपने मदर फादर के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो उसके लिए आप एडिशनल 25,000 रुपीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि आप सेक्शन 80D के अंदर में टोटल 50,000 रुपीज तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में ये जो 25,000 रुपए की लिमिट होती है ये 50,000 तक की हो जाती है। यानी कि आप अपने लिए 25,000 रुपए तक का अलग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स के लिए जो कि सीनियर सिटीजन है उनके लिए आप 50,000 रुपए तक का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो होता है सेक्शन 80DD। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी डिसेबल पर्सन का जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप उनके मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेंटेनेंस के लिए कुछ भी खर्चा करते हो तो उसके अगेंस्ट में आप 75,000 रुपीज तक का फ्लैट डिडक्शन ले सकते हैं। यानी कि भले ही आपने 25,000 रुपए तक का अमाउंट खर्च किया हो, 10,000 रुपए तक का भी अमाउंट अगर खर्च किया हो, तो आप फ्लैट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 75,000 रुपीज तक का अंडर सेक्शन 80DD। और इसके साथ ही साथ जो डिसेबल पर्सन है जिनकी आप मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह अफोर्ड कर रहे हैं, उनकी जो डिसेबिलिटी है वो सेवियर डिसेबिलिटी है, यानी 80% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी है, तो उस केस में आप 1.25 लाख रुपए यानी कि 1.25 लाख रुपीज तक का फ्लैट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80DD। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है गाइस वो होता है सेक्शन 80E का। अब 80E में बेसिकली ये होता है कि अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट जो होता है उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। अब इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होगा आप उस साल से ले सकते हैं जिस साल से आप लोन का रीपेमेंट स्टार्ट करते हैं। रीपेमेंट से जिस साल में आप रीपेमेंट स्टार्ट करते हैं वहां से आप अगले 8 इयर्स तक, अगले 8 सालों तक आप इसका रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो होता है सेक्शन 80EEA का। अब ये बेसिकली जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं उनके लिए इस सेक्शन में एडिशनल बेनिफिट देने की बात की गई है। एडिशनल रिडक्शन इस सेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें जो आपको जितना भी आपका होम लोन होता है उसके इंटरेस्ट अमाउंट का आपको इस सेक्शन में रिडक्शन मिल जाता है। अब आप ये सोच रहे हो कि सेक्शन 24 में भी, यानी कि जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप रिड्यूस करते हैं वहां पे भी आपका होम लोन के इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलता है, तो क्या इस सेक्शन में भी आप क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस गाइस। आप दोनों ही सेक्शन में, सेक्शन 24 में और सेक्शन 80EEA में आप इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो 80EEA में आपको डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए मिलता है, और सेक्शन 80EEA में
आप टोटल 1.5 लाख रुपए तक का एडिशनल बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो 2 लाख रुपए आप सेक्शन 24B में आप क्लेम करते हैं, उसके ऊपर आप 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अमाउंट का रिडक्शन आप सेक्शन 80EE में ले सकते हैं। अब इसके बाद गाइस जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन 80EEB। अब ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये आपको जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, अगर आप उनको खरीदने के लिए कुछ लोन लेते हैं तो उनके इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको सेक्शन 80EEB में मिल जाने वाला है। बेसिकली रिसेंट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कार्स अब काफी पॉपुलर हो रही हैं और फ्यूचर में ये ग्रोथ आपको देखने को ही मिलेगी। तो अगर आप कोई भी कार खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने के लिए आप लोन लेते हैं, तो उसके इंटरेस्ट का अमाउंट आपको सेक्शन 80EEB में आप क्लेम कर सकते हैं। अब सेक्शन 80EEB की जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होती है। यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अमाउंट आप सेक्शन 80EEB में क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन 80G। अब इसमें बेसिकली आप डोनेशंस, जो भी आप डोनेशन देते हैं उसके अगेंस्ट में आप यहां पर रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, या फिर पीएम केयर्स फंड है, या फिर और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हैं जो कि 80G में रजिस्टर्ड होते हैं, उनको अगर आप डोनेशन देते हैं तो आप उसके अगेंस्ट में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। सो ये है गाइज वो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप जब कभी भी अपने रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हो, या फिर आप अपने टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, तो आप हमेशा अलग अलग सेक्शंस में जितनी भी थ्रेशोल्ड लिमिट्स दिए गए हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट आप जरूर उठाएं और अपने टैक्सेस को जरूर आप मैक्सिमम लिमिट तक सेव कर सकें। अब बात करते हैं गाइस कि आप टैक्सेस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि टैक्स कैलकुलेशन का बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है। देखिए गाइस, अब आपकी जो टोटल इनकम आती है वो 5 हेड से आपको इनकम हो सकती है। उनमें सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 तरीके से आपको इनकम्स आपको रिटर्न में दिखानी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का। इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिकली आपकी जो ग्रॉस सैलरी, यानी कि जो टोटल सैलरी आ रही होती है, उसमें से आपकी जो एग्जेम्पशंस होती है, एग्जेम्पशंस वाला पार्ट आप डायरेक्टली सैलरी हेड में से ही रिड्यूस करेंगे, और उसके बाद जो बची हुई सैलरी होती है उसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल सैलरी। अब नेट टैक्सेबल सैलरी ये हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की इनकम। इसके अलावा अगर आपको बाकी चारों हेड से कुछ इनकम आ रही होती है तो आप उन सभी इनकम्स को भी आप हेड ऐड करेंगे। अब आपको पांचों हेड की जो इनकम होती है उसको एग्रीगेट करना होता है। इस एग्रीगेटेड इनकम को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको रिड्यूस करना होता है डिडक्शंस को। डिडक्शंस को रिड्यूस करने के बाद जो आपकी बची हुई इनकम होती है वो होती है आपकी टोटल इनकम, यानी कि यही वो इनकम होती है जिसपे आपको टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना होता है। अब टोटल इनकम के बारे में बात करने के बाद गाइस जो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है टैक्स रेट्स का। अब किस टैक्स रेट से आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है ये भी जानना आपको बहुत जरूरी होता है। देखिए, टैक्स रेट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 रिजीम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक होता है आपका ओल्ड रिजीम, दूसरा होता है आपका न्यू रिजीम। तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है मैं आपको अब बताता हूं। देखिए, ओल्ड रिजीम में क्या होता है कि आपको आपके जो स्लैब रेट्स हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं, न्यू रिजीम में आपके स्लैब रेट्स डिफरेंट हैं। ओल्ड रिजीम की अगर मैं बात करूं गाइस, तो ओल्ड रिजीम का जो स्लैब रेट होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपकी पहले 2.5 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स लगता है। यानी कि आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको जीरो टैक्स, कुछ भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो होगा 5% का। 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में आपकी इनकम है तो उस इनकम पे आपको देना है 20% की रेट से टैक्स, और 10 लाख की ऊपर वाली जो इनकम है उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स देना होता है। ये तो है आपका ओल्ड रिजीम। अब इस ओल्ड रिजीम में आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के लिए आप जितना भी चाहे उसमें क्लेम कर सकते हैं। जो भी डिडक्शंस वगैरह के लिए आप एलिजिबल हैं आप ओल्ड रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। न्यू रिजीम में गाइज आपके जो टैक्स रेट होते हैं उसको रिड्यूस कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे स्लैब चेंज कर दिया गया है, स्लैब यहाँ पे और बढ़ा दिए गए हैं। अब क्या होता है वो मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहला स्लैब तो सेम है कि 0 से 2.5 लाख रुपए तक, यानी कि आपकी अगर टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपका जो टैक्स होगा वो निल होगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आपका जो टैक्स रेट होगा
वो 5% की रेट से लगेगा। 5 से 7.5 लाख रुपए तक की इनकम होगी तो इस इनकम पे आपको 10% की रेट से टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक के बीच की इनकम जो होगी उस पे आपको 15% की रेट से टैक्स लगेगा। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको 20% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। 12.5 से 15 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको 25% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा और 15 लाख के ऊपर वाली इनकम जो होगी उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स देना है। सो बेसिकली यहां पे आपकी जो स्लैब रेट्स हैं वो घटा दिए गए हैं। और लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यहां पे ये है कि न्यू रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शंस वगैरह नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत सारी जो मेजर अलावेंसेस होते हैं, एग्जेम्पशंस होती हैं, उन सभी को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। इवन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी के अगेंस्ट में 50,000 का मिलता है वो भी आपको अलाउड नहीं होने वाला। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन जो होता है वो खत्म कर दिया जाता है। डिडक्शंस जो होता है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी डिडक्शंस खत्म कर दी जाती हैं। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक होता है। लेकिन यहाँ पे न्यू रिजीम में आपको टैक्स रेट इजी मिल जाते हैं, टैक्स रेट थोड़े से कम मिल जाते हैं। तो न्यू रिजीम बेसिकली उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिन्होंने अपनी पूरे साल में कोई टैक्स प्लानिंग वगैरह करी ही नहीं है, या फिर जो डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस इन सब कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, इन पछड़ों में नहीं पड़ना चाहते, तो वो सीधे न्यू रिजीम ऑप्ट करके अपना टैक्स वगैरह देख सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग करें और एग्जेम्पशंस डिडक्शंस का मैक्सिमम बेनिफिट लेते हुए आप ओल्ड रिजीम में आप ऑप्ट करें और उसका आप टैक्स ओल्ड रिजीम में पे करें। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए ओल्ड रिजीम ज्यादा करके बेनिफिशियल होता है। न्यू रिजीम बहुत ही कम केसेस में, जहां पे आपकी बिल्कुल कोई बेनिफिट वगैरह आपके पास नहीं होते, तभी जाके वो बेनिफिशियल हो सकता है। अदरवाइज न्यू रिजीम में आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि आप हायर टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब ये तो बात हुई गाइस टैक्स रिजीम्स की कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या होता है, न्यू टैक्स रिजीम क्या होता है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए के नीचे चली जाती है तो उस केस में आपको एक रिबेट भी प्रोवाइड की जाती है अंडर सेक्शन 87A। अब इस रिबेट में बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है तो उस केस में आपका जितना भी टैक्स बन रहा होगा वो रिबेट में कवर हो जाएगा, यानी कि आपको टैक्स देना कुछ नहीं पड़ेगा, वो सारा का सारा रिबेट में कवर होके 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस कि आपको कौन सा ITR फॉर्म बीइंग अ सैलरीड पर्सन आपको देना होता है। अब देखिए नॉर्मली केसेस में तो आपको ITR 1 देना होता है। जब भी आप सैलरीड पर्सन होते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया गया होता है, वो होता है ITR 1। ITR 1 में आप अपनी सैलरी की डिटेल वगैरह फाइल कर सकते हैं, डिडक्शंस वगैरह क्लेम करके आप अपनी रिटर्न नॉर्मली फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मल्टीपल हेड से इनकम आती है, यानी कि आप अगर ट्रेडिंग वगैरह में जैसे इन्वॉल्व हैं, आप कैपिटल गेन से कोई इनकम आती है, अदर सोर्सेज से कोई इनकम आती है, अगर ऐसा कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे। अगर आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हैं एक ही साल के अंदर तो उस केस में भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, फिर उस केस में आपको ITR 1 फाइल नहीं करना है। अगर आप कैपिटल गेन में इन्वॉल्व है तो उस केस में आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपको ऊपर ITR 3 लगेगा। तो आपको कब कौन सा फॉर्म फाइल करना है इसके लिए गाइज मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो भी कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। तो आप फॉर्म्स के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करें। ऑल राइट गाइज, तो ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट हाउ टू सेव योर टैक्सेस इन 2022। इस वीडियो में गाइज मैंने ऑलमोस्ट आपके जितनी भी क्वेरीज हो सकते थे फ्रॉम वेरी बेसिक, मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। आपके एग्जेम्पशंस डिडक्शंस वगैरह क्या होते हैं, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, और किस तरीके से आपको बेसिकली टैक्स प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए, ये आप अब अच्छे से समझ सकते हैं। सो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत एफर्ट लगते हैं ऐसे वीडियोस बनाने में, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सपोर्ट आपका बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी अभी भी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर पूछें। और इसके साथ ही साथ गाइस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो यार, फ्यूचर में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मिलने वाली हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।